हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का एएसएल के इस वन शॉट रिवीजन सीरीज में, जिसमें आज हम वन शॉट करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का। तो इस चैप्टर में बेसिकली नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हम हमारे आसपास की चीजों को देख पाते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। बट उसके अलावा हम हमारे आसपास में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना या फिर आसमान का नीला होना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, आकाश में तारों का टिमटिमाना पर ग्रहों का ना टिमटिमाना। ऐसी ही बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर, जिसमें सबसे पहले है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र जो है, आप देख सकते हैं, आपको मेरी आंखें दिखाई दे रही है, आप जब आईने में देखते हैं तो आपको खुद की आंखें भी दिखाई देती है। तो मानव नेत्र जो है वो देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें ये आपका एक सफेद भाग है और नीचे ये आपका बीच के अंदर ग्रीन कलर का पार्ट है। अब ये पार्ट किसी का ब्राउन भी हो सकता है, किसी का ब्लैक भी हो सकता है, किसी का ब्लू भी हो सकता है, और उसके बीच में ये एक ब्लैक कलर का और होल आपको दिखाई दे रहा है। तो एक चीज तो पहले आप ये जान ले कि जो मानव नेत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो मानव नेत्र है हमारा, वो 3 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। इसकी बेसिकली 3 लेयर्स है। ह्यूमन आई के पास में 3 लेयर्स है। पहली लेयर है हमारी श्वेत पटल, जिसे हम इंग्लिश में स्क्लेरा भी बोलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में स्क्लेरा भी कहते हैं। स्क्लेरा आपको बाहर से ही दिखाई देता है। जो बाहर, जो आंख का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ना, यही स्क्लेरा है। और पीछे जो ये हरे रंग का भाग दिख रहा है ना, ये दूसरी लेयर का पार्ट होता है। इसके अंदर आपका ये श्वेत पटल आता है, जिसको हम स्क्लेरा बोल रहे हैं, प्लस इसके अंदर कॉर्निया भी आता है। दूसरा क्या है, दूसरी लेयर जिसको हम रक्त पटल बोलते हैं। इस रक्त पटल के अंदर आपके कौन कौन से भाग आते हैं। रक्त पटल को हम कोरोइड लेयर भी बोलते हैं, तो यहां पर हम वो भी लिख देंगे। इस कोरोइड लेयर के अंदर क्या क्या आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है आपका पक्षाम्बी पेशियां, पक्षाम्बी पेशियां। दूसरा पार्ट क्या आएगा इसमें आपका, दूसरा पार्ट आने वाला है इसमें आपका परितारिका, और तीसरा है आपका ये पुतली। ये भी सेकंड लेयर का ही पार्ट होता है। अब पुतली बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक होल है, खाली जगह है ना, कोई पार्ट नहीं है। तीसरा है आपका रक्त पटल, सॉरी, तीसरा है आपका दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना भी बोल रहे हैं। तीसरा है आपका दृष्टि पटल। वी ऑल्सो कॉल्ड दिस एज रेटिना। रेटिना के अंदर क्या क्या आएगा, रेटिना के अंदर बेसिकली इस चैप्टर में तो हम सिर्फ रॉड कोन के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, दूसरा कोन सेल्स के बारे में, रॉड सेल्स, कोन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक नेत्रोद के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेत्रोद क्या होता है, सिर्फ छोटा सा पार्ट देखेंगे। और दूसरा हम कछाव द्रव क्या होता है ये भी देखेंगे। तो मूविंग ऑन द फर्स्ट लेयर, श्वेत पटल की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और जो आपको आंख का सफेद भाग दिख रहा है ये हमारी आंखों का स्क्लेरा ही है। अब ये स्क्लेरा जब इस आइरिस के ऊपर से, इस परितारिका के ऊपर से जाता है तो एक अपारदर्शी लेयर बनाता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मैं सबसे बाहर वाली लेयर की बात करती हूँ, जिसको हम श्वेत पटल भी बोलते हैं, तो श्वेत पटल आपके सफेद रंग की एक लेयर होती है। और जब यही श्वेत पटल आइरिस, परितारिका के ऊपर से चला जाता है तो एक अपारदर्शी लेयर बनाता है, जिसको हम श्वेत मंडल यानी कि कॉर्निया भी बोल देते हैं। उसके बाद में आती है हमारी सेकंड लेयर, जिसको हम कोरोइड बोल रहे हैं या फिर रक्त पटल बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रक्त के, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी इसके अंदर रक्त नलियां होती है। ये पीछे से तो पतली होती है सेकंड लेयर, लेकिन आगे आकर के थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और यही रक्त पटल आगे आकर के पक्षाम्बी पेशियां बनाता है।
ये पक्षांबी पेशियां क्या करती है, ये लेंस को पकड़ने में मदद करती है और यही जो रक्त पटल है आगे एक्सटेंड होकर के खिंच करके एक डायफ्राम जैसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, यानी कि परितारिका। इस परितारिका के बीच में एक छोटा सा होल रहता है, खाली जगह रहती है जिसको हम पुतली बोल देते हैं, प्यूपल बोल देते हैं। इस आइरिस का काम क्या है, इस परितारिका का काम है कि जो पुतली है उसके साइज को बड़ा या छोटा करना। जब अत्यधिक लाइट हमारी आंखों में आती है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट पड़ने की वजह से हमारे रेटिना में मौजूद रॉड और जो कोन कोशिकाएं हैं वो खराब ना हो जाए। और जब बाहर डिम लाइट होती है, कम लाइट होती है, तो उस पुतली का साइज बड़ा हो जाता है ताकि अच्छी अमाउंट की लाइट हमारी आंखों में जा सके और हम बाहर पड़ी हुई चीजों को देख सके। यही कारण है कि जब हम अचानक से सूर्य के तेज प्रकाश से घर में आते हैं तो कुछ समय तक हमें बहुत कम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पुतली है इसका साइज एडजस्ट होने में टाइम ज्यादा लगने लगता है, जिसके कारण कुछ समय तक हमें अंधेरा ही दिखाई देगा। ये जो आंखें हैं हमारे यहाँ पर इस जगह स्थित होती है, हमारी खोपड़ी के छेद के अंदर स्थित होती है। और जो ये हमारा नेत्र गोलक है इसका व्यास 2.3 सेंटर होता है। जो भी चीजें हम देखते हैं हमारे आसपास में उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि रेटिना पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 पार्ट है। ये स्क्लेरा है। ये स्क्लेरा जब इस परितारिका के ऊपर से जा रहा है तो एक अपारदर्शी लेयर बना रहा है जिसको हम श्वेत मंडल बोल रहे हैं। सेकंड लेयर ये हमारी कोरॉइड है और अंदर थर्ड लेयर ये हमारी रेटिना है। तो यहाँ पर ये स्क्लेरा है और ये बाहर हमारा कॉर्निया जिसको हम श्वेत मंडल बोल रहे हैं। और अंदर देखो आपको यहाँ पर आइरिस दिखाई दे रहा है, परितारिका दिखाई दे रहा है। रक्त पटल के बारे में बता ही चुकी हूं कि अंदर काले रंग की एक झिल्ली होती है जो नेत्र के भीतरी भागों के अंदर। रक्त पटल का मेजरली और काम क्या है कि परावर्तनों को रोकता है। गहरे रंग के कारण जो परावर्तन है वो नहीं हो पाता है, जिससे जो इमेज बनती है वो शार्प बनती है, अच्छी इमेज बनती है रेटिना पर साफ। ये रहा हमारा श्वेत मंडल जिसको हम कॉर्निया बोल रहे हैं। अब इसमें ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट वाला भाग स्क्लेरा है और ये जो है हमारा, नहीं ये तो पीछे क्रिस्टलाइन लाइन से साइड का दिखा रखा है। ये जो आगे आपका बाहर निकला हुआ आंख का हिस्सा होता है श्वेत मंडल ही होता है। और अधिकांश अपवर्तन जो होता है प्रकाश किरणों का वो हमारे श्वेत मंडल से ही हो जाता है। और जो हमारे आंखों के अंदर लेंस लगा हुआ होता है वो मेजर उसका काम क्या होता है कि अलग अलग दूरी पर पड़ी हुई वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को एडजस्ट करना और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना। यहां पर देखो हमारे पास में एक लेंस होता है। ये रही आपकी पक्षांबी पेशियां, ये आपकी पक्षांबी पेशियां हैं। इससे ये धागे जैसे कुछ ये पक्षांबी पेशियां, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, लेंस को पकड़ के रखते हैं और उसकी फोकस को कम ज्यादा होने में मदद करते हैं। ये हमारा बीच में लेंस है। ये लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी वस्तु के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है ताकि हम दूर पड़ी हुई वस्तु और पास पड़ी हुई वस्तुओं को भी क्लियरली देख पाएं। तो इसका मेन काम क्या है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। ये फोकल लेंथ में बेसिकली अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए। ये हमारी परितारिका है, इससे लाइट अंदर जा रही है। ठीक है, प्यूपल से लाइट अंदर जाती है, परितारिका भी क्या करती है, एडजस्ट करने का काम करती है पुतली को। पुतली क्या है, एक तरीके का द्वारक है, एक तरीके का ये एक द्वारक के भांति काम करती है जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्यों करती है बता चुकी मैं। अभिनेत्री लेंस है हमारी आंखों के अंदर, हमने देखा है कि अभिनेत्री लेंस है। और ये अभिनेत्री लेंस किस शेप का है, तो ये अभिनेत्री लेंस जो है हमारा उत्तल लेंस है जो क्या करता है, बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों को पहले ये यहां से तो अपवर्तित हो जाती है लेंस से। तो ये प्रकाश किरणें जो हमारा श्वेत मंडल है, जो हमारा कॉर्निया है, इससे तो सारी की सारी प्रकाश किरणें यहाँ पर आकर के अपवर्तित हो जाती है, इकट्ठी होने लगती है। अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया से ही हो जाता है। फिर ये लेंस क्या करता है, इन सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके यहाँ पर रेटिना पर उसकी इमेज बनाता है।
पुतली तो हम पढ़ चुके थे और लेंस भी हमने देख लिया है। और ये किसका बना हुआ होता है? रेशेदार जेली वत पदार्थ का ये बना हुआ होता है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर का ये बना हुआ होता है। किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। अभिनेत्री लेंस का काम है, ये वक्रता को नियंत्रित करता है। अभिनेत्री लेंस क्या करेगा? वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। अभिनेत्री लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हम अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उनका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। दृष्टिपटल जो है ये रेटिना कहलाता है और जो भी चीजें हम देखते हैं उस चीज का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो लाइट पड़ने पर सक्रिय हो जाती है। लाइट पड़ने पर ये कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती है और क्या करती है? इन प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके दृक तंत्रिकाओं द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है और फिर मस्तिष्क उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हमें वस्तुओं को दिखाता है। अभी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कौन सी है? रॉड और कोन्स हैं। रॉड और कोन्स हैं। कोन्स हमें रंग देखने में मदद करते हैं और रॉड हमें लाइट की तीव्रता को देखने में मदद करती है। यही कारण है कि कुछ जीव जो है वो रात को भी देख पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल्स की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, जो डिम लाइट में भी उनको अच्छे से देखने में मदद करते हैं। तो ये था हमारा आंखों के बारे में। अब यहाँ पर हमारी जो आंखें हैं वो मैंने आपको बताया है कि अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तुओं को वो देखती है। तो हर अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए उसको बार बार अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। प्लस ऐसी कौन सी सबसे दूर वाली वस्तु है, ऐसा कौन सा सबसे दूर वाला पॉइंट है जहां तक हमारी आंखें क्लियरली देख सकती है, तो वो दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है उसे हम नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंखों के लिए जो नेत्र बिंदु है वो अनंत दूरी पर होता है, मतलब हम अनंत पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूसरा है निकट बिंदु, मतलब हम जब पास में रखी हुई वस्तुएं हैं तो कितनी पास रखी हुई वस्तुओं को हम सुस्पष्ट रूप से देख पाएंगे बिना आंखों पर तनाव पड़े। उसी चीज को हम, मतलब वो मिनिमम दूरी जहां पर वो सबसे न्यूनतम दूरी जो आंखों के आगे रखी हुई वस्तु को एकदम स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे हम निकट बिंदु बोलते हैं। और सामान्य आंखों के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। अब हमारी आंखें दूर रखी हुई वस्तु और पास रखी हुई वस्तुओं को सबको ठीक से दिखा रही है और ऐसा करने के लिए उसको लेंस को बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेंस की फोकस दूरी को बार बार समायोजित करना पड़ रहा है। तो दूर पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी में बार बार समायोजित करने की क्षमता को ही हम लेंस की समंजन शक्ति कहलाती है या फिर समंजन क्षमता कहलाती है। जब किसी की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो फिर उसको दृष्टि दोष होने लगते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब हम किसी दूर रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी जो पक्षांबी पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है, जिसके कारण हमारा लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाता है जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और ऐसा करने पर वो हमें दूर रखी हुई वस्तुओं को ठीक से दिखा पाता है। और जब हम निकट रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं तो ऐसा करने पर हमारी जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती है और इस कारण क्या होता है, अभिनेत्री लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाएगी या फिर उसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है और हम अभिनेत्री लेंस मोटा हो जाता है और हम पास में रखी हुई वस्तुओं को ठीक से देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमने समंजन शक्ति के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे अभिनेत्री लेंस की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन होने के कारण हमारी पेशियों के अंदर परिवर्तन आता है। और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पेशियां जब शिथिल या फिर सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्री लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ती या घटती है और उसके कारण हम पास या दूर रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम कि भाई वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है उसको हम दूर बिंदु कहते हैं और सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत दूरी पर होता है। उसी के साथ में निकट बिंदु क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर मानव नेत्र बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब को देख सकता है, वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है, उसे हम उस नेत्र का निकट बिंदु बोल देते हैं।
कि पास में रखा हुआ कितना मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम क्लियर देख पा रहे हैं वो हमारा निकट बिंदु, मैक्सिमम डिस्टेंस अधिकतम दूरी जिस जहां पर हम रखी हुई वस्तुओं को क्लियर देख पा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दूर बिंदु हो जाएगा। दूर बिंदु मानव नेत्र के लिए क्या है, सामान्य नेत्रों के लिए अनंत, और निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट के दृष्टि विजन के लिए भी कहते हैं कि भाई सामान्य दृष्टि का कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे, जैसे शुगर का बढ़ना या फिर मोटापे का बढ़ना या फिर बहुत सारी दूसरी ज्यादा ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, उनके कारण क्या होता है, और भी बहुत दूसरे एक्सटर्नल कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण बूढ़े लोगों के आंखों के परितारिका के ऊपर एक धुंधली सी परत आने लगती है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। और इस दूधिया परत की वजह से जो व्यक्ति है वो साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन इसमें से कोई घबराने की बात नहीं है, ये क्योरेबल है। ऑपरेशन की मदद से आप इस परत को निकाल सकते हैं और बाद में उस व्यक्ति की देखने की क्षमता भी जो है वो लौट आती है। हाँ, लेकिन अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो व्यक्ति कंप्लीटली अंधा भी हो सकता है। उसके अलावा देखो, मोटापे की वजह से हो जाता है, आंखों में चोट लगने की वजह से हो जाता है। जो वेल्डिंग का काम करते हैं, अगर वो वेल्डिंग की लाइट अगर आंखों में पड़ती है तो उसके कारण भी हमारा कॉर्निया के बीच में जो जलीय पदार्थ होता है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हम कुछ दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति जो है हमारा पास रखी हुई वस्तुओं को तो अच्छे से देख पाता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख पाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको निकट दूरी दोष है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनंत बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के पहले कहीं होता है। अनंत बिंदु तक वो ठीक से नहीं देख पाता है, अनंत बिंदु के पहले कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर वो ठीक से देख पाएगा। अब निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, या तो अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। अगर नेत्र गोलक आपका लंबा होगा तो भी क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनने लगता है, रेटिना के पहले ही कहीं बनने लगता है। आपका जो प्रतिबिंब है वो बनना कहाँ चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन वो यहाँ ना बन करके यहाँ बनने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति दूर रखी हुई वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। तो या तो वक्रता त्रिज्या का अधिक बढ़ जाना जिसके कारण वो दूर रखी हुई वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाती है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पहले ही कहीं बनाने लगती है, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक आपका पीछे से लंबा हो जाएगा तो दृष्टि पटल पीछे की तरफ खिसक जाएगा और जो इमेज है वो दृष्टि पटल पर ना बन करके आगे बनने लगेगी, जिसके कारण व्यक्ति ठीक नहीं देख पाएगा। अब ऐसे दोष को हम अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। अवतल लेंस हमारा क्या करता है, अवतल लेंस पहले जो अनंत दूरी पर रखा हुआ वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश किरणों का वो पहले प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रकाश का प्रतिबिंब इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ये उस वस्तु के अनंत बिंदु पर बनाता है। व्यक्ति का अनंत बिंदु मतलब क्या है, व्यक्ति का अनंत बिंदु मतलब वह दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक व्यक्ति साफ साफ देख पा रहा है। तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अनंत दूरी पर पड़ा था और इस व्यक्ति को इस दूरी पर ठीक से दिखाई देता है, तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, अनंत पर पड़ी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाएगा इस व्यक्ति के दूर बिंदु पर, और फिर यहां से जो प्रकाश किरणें आएगी, यहां से वो प्रकाश किरणें आकर के आंखों के अंदर जाएगी और यहां से फिर जो व्यक्ति है वो साफ साफ देख पाएगा। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करके हम इस दूरी को अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को ठीक कर सकते हैं। और हाँ, अवतल लेंस का जब हम उपयोग करते हैं तो जो नेत्र है उसके अभिसार करने की क्षमता कम हो जाती है। अपसारी लेंस का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास में एक और दोष है जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो दूर रखी हुई वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन पास रखी हुई वस्तुओं को वो ठीक से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुओं को वो ठीक नहीं देख सकता है। उसके बाद में किसी दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी तो हो सकता है कि वो उसको ठीक से देख पाए। ये दोष भी किस वजह से उत्पन्न होता है, या तो आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाए। इस केस में क्या होता है कि जो सामने से आने वाले व्यक्तियों का
व्यक्ति के सामने जो पड़ी हुई वस्तु है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनने लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाए जिसके कारण दृष्टि पटल आगे आ जाएगा और जो इमेज है वो पीछे बन रही है, या फिर फोकस दूरी का अत्यधिक होना, या फिर फोकस दूरी का बढ़ जाना। जब फोकस दूरी बढ़ने लगती है तो भी क्या होता है, हमारा जो लेंस है उसके अभिसार करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे दोष को हम ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस क्या करता है, पास में पड़ी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है व्यक्ति के निकट बिंदु पर, मतलब व्यक्ति का निकट बिंदु मतलब वो बिंदु जहां तक व्यक्ति को साफ साफ दिख रहा हो। फिर यहां से ये प्रकाश किरणें यहां से, मतलब पहले ऑब्जेक्ट आपका यहां पड़ा था, है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो पड़ा था, लेकिन यहां से उस इंसान को साफ नहीं दिखता। उस इंसान को यहां से ठीक ठीक इस दूरी पर अगर होता तो उस इंसान को साफ साफ दिखाई देता। तो ये लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले व्यक्ति के निकट बिंदु पर बनाएगा, फिर व्यक्ति के निकट बिंदु से प्रकाश किरणें आती है और फिर रेटिना पर जो है उसका दृष्टि पटल पर जो है उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है और व्यक्ति ठीक से उस चीज को देख पाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, उम्र बढ़ने लगती है, तो उम्र बढ़ने के कारण जो व्यक्ति है उनके लेंस की समंजन क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण वो पास रखी हुई वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, ना ही पास रखी हुई वस्तु ना ही दूर रखी हुई वस्तु, दोनों ही वस्तुओं को हम ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो अगर उम्र की वजह से आपको पास वाली चीजें नहीं दिख रही है, उम्र के बढ़ने की वजह से, उम्र में वृद्धि आने की वजह से आपकी समंजन क्षमता कम हो गई है, तो आप उसको जरा दृष्टि दोष बोल दोगे। और अगर उम्र वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं है तो फिर वो आपका दूर दृष्टि दोष ही कहलाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि पक्षांबी पेशियां जो होती है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है, उनके लचीलेपन में कमी आने लगती है, जिसके कारण वो लेंस को बड़ा छोटा नहीं कर पाती है और जिसके कारण उसकी फोकस दूरी एडजस्ट नहीं होती है और आप दूर या फिर पास रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाते हो। अगर हमारे बूढ़े व्यक्ति को सिर्फ ऐसी तकलीफ है जिसमें वो पास रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तब तो हम क्या करेंगे, तब तो हम उसको उत्तल लेंस दे करके ठीक कर देंगे। लेकिन अगर उसको जरा दृष्टि दोष में दोनों ही तरीके की दिक्कतें आ रही है तो फिर हम उसको बाईफोकस लेंस देते हैं। बाईफोकस लेंस क्या करता है, यहाँ पर बाईफोकस लेंस के अंदर दो तरीके के लेंस लगे हुए होते हैं। नीचे तो यहाँ पर अवतल लेंस लगा हुआ होता है, नीचे तो आपका यहाँ पर अवतल लेंस लगा हुआ होता है और ऊपर आपका उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। लिखा है ऐसे व्यक्तियों के लिए हम द्वि फोकस लेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें ऊपरी भाग पर तो हम अवतल लेंस लगाते हैं और निचले भाग पर हम उत्तल लेंस लगाते हैं। तो जब वो नीचे देखेगा तो अखबार वगैरह पढ़ने के लिए तो उसको पास की चीजें साफ दिखेगी, और दूर देखने के लिए जब वो सामने देखेगा तो अवतल लेंस की मदद से उसको सामने पड़ी हुई चीजें भी साफ साफ दिखाई देगी। और आजकल तो कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके भी हम इन दृष्टि दोषों को ठीक कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हमारे पास में दो आंखें, एक आंख से भी तो हम देख सकते थे, तो दो आंखों से देखने के लिए हमारे पास में कुछ फायदे होते हैं। एक तो हम 180 डिग्री का फील्ड व्यू हमें मिलता है, देखने का क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हमारे को ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं, और दो आंखों की मदद से हम उस वस्तु की, हमारे सामने पड़ी हुई वस्तु की जो दूरी है उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, तीव्र में चाक्षुकी का लाभ मिलता है कि 3D चीजों को हम देख पाते हैं। अगर दो ही आंखें, अगर हमारे पास में एक आंख होती तो हम चीजों को 3D पैटर्न में नहीं देख पाते, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है हम उनकी प्रॉपरली नहीं देख पाते, तो 3 डायमेंशनल फिगर्स देखने को हमको दिक्कत होती, और ये धुंधली चीजों को भी हमें साफ साफ दिखाई देता है और हम दूरी जो है वो एक्यूरेटली देख पाते हैं। अब हमारी दोनों आंखों की पोजीशन अलग अलग है, तो हम एक आंख से देखेंगे तो हमें अलग चीज अलग पोजीशन पर जगह दिखेगी, और इस वाली आंख से देखूंगी तो वही उस पेन की पोजीशन मुझे हो सकता है अलग दिखे। तो दिमाग क्या करता है, दोनों ही आंखों से सिग्नल लेता है, उनको ट्रांसमिट करता है, फिर मोस्ट एक्यूरेट, मतलब जितना ठीक हो सकता है उतनी ज्यादा एक्यूरेट दूरी हमें हमारा दिमाग यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में इंद्रधनुष कैसे बनता है या फिर क्यों बनता है उस चीज के बारे में। पर इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, उस चीज को पढ़ने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सफेद रंग का होता है, पर क्या वो वाकई में ही सफेद रंग का है या फिर ये हमारी आंखें हमें धोखा देती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा हम अगला टॉपिक। तो
पहले हम ये देखेंगे कि जो सूर्य से श्वेत प्रकाश किरणें आती हैं वो श्वेत ही होती है या उनका कुछ रंग अलग अलग होता है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों को अलग रूप से देखने में हमें एक डिवाइस मदद करता है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। इस प्रिज्म के 3 तो आयतकार फलकें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं जो एक दूसरे से किसी एक कोण पर जुड़ी हुई होती है, और इनके 2 फलकों के बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म का कोण बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। इस विचलन कोण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब इस प्रिज्म से मैं किसी एक रंग की लाइट को पास कराती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो प्रिज्म है उस लाइट का रास्ता बदल देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस लाइट का अपवर्तन हो जाता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं किसी भी एक रंग की प्रकाश किरण, आप ग्रीन मान सकते हो, रेड मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो जब भी मैं किसी एक प्रकाश किरण को इस प्रिज्म की फलक पर गिरती हूं तो क्या होता है, माध्यम बदलता है, जिसके कारण सबसे पहले तो ये प्रकाश किरण नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जब ये इस फलक तक पहुंचेगी तो वापस से इसका अपवर्तन होगा और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरी आपतित किरण है। आप इसका यहाँ पर नाम देख सकते हो कि जो PQ है ये मेरी आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको मैं आपतन कोण बोल रही हूँ। यहाँ से मेरी जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन हो गया है, तो ये मेरी अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है उसके बीच में जो कोण बन रहा है उसे मैं यहाँ पर अपवर्तित कोण बोल दूंगी। यहां से मेरी अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के बाहर आ रही है, जिसको मैं निर्गत किरण बोल दूंगी, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे मैं निर्गत कोण बोल दूंगी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मैं बीच में प्रिज्म नहीं रखती तो ये जो मेरी लाइट रे है ना, ये मेरी प्रकाश किरण ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म रखने के कारण इसके पथ में विचलन हो गया है, और जितने डिग्री कोण से इसके पथ में विचलन हुआ है उस कोण को मैं विचलन कोण बोल देती हूँ, उस कोण को मैं विचलन कोण बोल देती हूँ। तो जब भी मैं किसी प्रकाश किरण को प्रिज्म से या फिर किसी ऐसे अपवर्तनाक, या फिर देखो हमने जब कांच स्लैब से, जब हमने कांच की पट्टी से लाइट को पास कराया था ना, तो इस कांच की पट्टी के जो समांतर फलके थी, मतलब जिस पॉइंट से हम अपवर्तन करवा रहे थे, जिन 2 फलकों से हम अपवर्तन करवा रहे थे, वो दोनों फलक एक दूसरे के समांतर थी, जिसके कारण जो हमारा प्रकाश किरण के अंदर विचलन हुआ था वो भी एक दूसरे के समांतर थी। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो दूरी थी वो समांतर दूरी थी ना, पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो हम अपवर्तन करा रहे हैं वो एक ऐसे फलक से करा रहे हैं जो एक दूसरे से किसी थीटा एंगल पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है उनके बीच में भी जो विचलन हुआ है वो किसी डिग्री कोण से ही हुआ है, जिसको हम विचलन कोण बोल देते हैं। और प्रिज्म के 2 फलकों के बीच में जो कोण होगा उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म तो बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी एक रंग की लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो अपवर्तन के कारण प्रिज्म की लाइट का जो पथ है वो विचलित हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे अलग अलग रंगों की लाइट को प्रिज्म से पास कराया और हमने ये देखा कि हर लाइट जो है वो विचलित हो जाती है। लेकिन जब सफेद रंग की बारी आई तो हम देखते हैं कि जब हम सफेद रंग की लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर से जो लाइट रे है वो सफेद नहीं आती, बल्कि हमें 7 अलग अलग रंगों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मतलब हमें धोखा है, हमारी आंखें हमें गलत चीज दिखा रही है। ये एक सफेद लाइट नहीं है बल्कि ये तो 7 रंगों का मिक्सचर है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि जो श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 रंगों की बनी हुई है। न्यूटन डिस्क से भी हम इस चीज को देख सकते हैं कि जब हम न्यूटन डिस्क पे इंद्रधनुष के 7 रंगों को ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं, फिर इस डिस्क को जोर से घुमाते हैं तो वो सारे रंग मिक्स होकर के हमें एक सफेद रंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन सर ने इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर जब हम किसी एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म के दूसरे फलक से वो 7 रंगों में हमें बिखरी हुई दिखती है। तो ये 7 रंगों का पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है इसे हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं या फिर इसे हम वर्ण बोल देते हैं। इस वर्ण का जो पैटर्न है वो क्या है, विबग्योर है। मतलब ये 7 कलर हमें देखने को मिलते हैं, नीचे बैंगनी और ऊपर लाल और बीच में इसके बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा अलग अलग रंग देखने को मिलता है। और ये जो प्रक्रम है जिसके कारण हमें श्वेत प्रकाश किरण 7 अलग अलग रंगों में मिल रही है,
इस प्रक्रम को हम विक्षेपण बोल देते हैं या फिर डिस्पर्जन बोल देते हैं। तो विक्षेपण तो वो प्रक्रम है जिसके अंदर हम किसी श्वेत प्रकाश किरण को जब प्रिज्म से पास करा देते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? विक्षेपण बोलेंगे। और जो 7 रंग हमें मिलते हैं उसे हम वर्ण या स्पेक्ट्रम कह देते हैं, वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम बोल देंगे। अब सवाल ये आता है कि 7 अलग अलग रंग कैसे दिखा पा रहा है प्रिज्म? तो बच्चों ये डिपेंड करेगा कि जो आपके श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 अलग अलग रंगों की तो मिलकर के बनी हुई है, लेकिन उस हर रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है। जो इस प्रकाश किरण का, जिस रंग की प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से बोलते हैं, तो जिस प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, जिस प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, उसका विक्षेपण सबसे कम होगा, अर्थात वो सबसे कम विचलित होगी। और सबसे कम विचलित हुई लाइट कौन सी है? लाल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसकी गति, उसकी जो चाल है वो कम हो जाती है और उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। वहीं जो बैंगनी रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसके कारण प्रिज्म के अंदर उसकी चाल अधिक होती है और उसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो 7 रंगों का पैटर्न, जो सफेद रंग की लाइट है हमें 7 रंगों में मिल रही है, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये इन 7 रंगों के प्रकाश के किरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण इन लोगों का, इनकी जो गति है वो भी बदल गई है और उसी के कारण इनके विक्षेपण में भी अंतर आया है। अब जब ये अलग अलग एंगल पर डेविएट होती है, अब जब ये अलग अलग एंगल पर, हर रंग की लाइट अलग एंगल पर विक्षेपित होती है, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती है और हमें 7 रंगों के वर्णक्रम के रूप में देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये जो चीज है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ये 2 नंबर में पूछा भी जाता है ये डायग्राम, कि क्या अगर सफेद लाइट अगर जो 7 रंगों की मिलकर के बनी हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 7 रंगों में भी कोई और रंग हो? तो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन ने क्या करा, इस सफेद प्रकाश किरण को सबसे पहले प्रिज्म से पास कराया, जिसके कारण ही हमें 7 रंगों में मिली। फिर इसके आगे हमने एक सीधा प्रिज्म और देखा, जिससे हमें कोई नया रिजल्ट नहीं मिला, वही 7 के 7 रंग मिल रहे थे। उसके बाद में हमने क्या करा, इस सीधे प्रिज्म के सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। फिर इस उल्टे प्रिज्म ने क्या करा, इस उल्टे प्रिज्म ने इस सफेद प्रकाश की किरण को, ये 7 रंगों की जो प्रकाश किरणें थी, इनको मिक्स करके वापस हमें एक व्हाइट लाइट के रूप में दिखा दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का पुनर्योजन हमने देख लिया है। और उससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भाई ये जो प्रकाश किरण के 7 रंग हमें देखने को मिल रहे हैं, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रिज्म का गुणधर्म नहीं है, बल्कि ये तो लाइट ही है जो हमें 7 रंगों में दिखाई दे रही है। ये श्वेत प्रकाश किरण ही है जो 7 रंगों में बिखर रहा है। इसमें प्रिज्म का कोई रोल नहीं है। प्रिज्म तो एक माध्यम है जिसके अंदर श्वेत प्रकाश किरण जब आती है तो उसके अलग अलग रंग की जो प्रकाश किरणें हैं उनकी चाल में बदलाव आ जाता है। तो यहां से ये बात साबित होती है। इसी तरीके का एक 7 रंग का वर्णक्रम है जो हम आसमान में भी देखते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया जा सकता है। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्हें श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उल्टा रख दिया तो हमें व्हाइट लाइट देखने को यहाँ पर मिली थी। तो आसमान में भी हमें एक 7 रंगों का इसी तरीके का वर्णक्रम देखने को मिलता है, जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आसमान में सूर्य का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन आसमान में कोई प्रिज्म मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और हम ये पाते हैं कि वातावरण में मौजूद जो जल की बूंदें हैं वो सूर्य के प्रकाश को विभक्त करने का काम करती है, उनके परिक्षेपण का कारण बनती है। और इसी वजह से जो हमें इंद्रधनुष है वो हमें सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखेगा।
अगर सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा। इंद्रधनुष और सूर्य कभी भी दोनों सेम दिशा में नहीं बनते हैं। अब आप बोलोगे नहीं मैम बनता है, तो बहुत कम इंटेंसिटी का होता है, वो सारी बातें हम हायर क्लासेस में करेंगे। हम यहाँ पर प्राइमरी रेनबो की बात कर रहे हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, तो वो जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। अब होगा क्या, यहाँ पर हवा में मौजूद ये पानी की बूंदें हैं, ये छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। अब जब श्वेत प्रकाश किरण आता है तो सबसे पहले उसका क्या होगा, सबसे पहले उस श्वेत प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, फिर उसका विक्षेपण हो जाएगा। विक्षेपण होने के बाद में इसका आंतरिक परावर्तन होगा, और आंतरिक परावर्तन होने के बाद में वापस इसका अपवर्तन होगा, और हम आसमान में इंद्रधनुष देख पाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लाल प्रकाश है वो सबसे कम झुकता है, और जो बैंगनी प्रकाश है वो सबसे अधिक झुकता है। इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, तरंग दैर्ध्य की वजह से होता है। उनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, इसीलिए सब अलग अलग एंगल पर झुकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्णक्रम भी याद रखना है कि जब भी इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। सबसे पहले अपवर्तन होता है, फिर विक्षेपण होता है, फिर आंशिक परावर्तन होता है, पूर्ण नहीं होता, आंशिक होता है, और चौथे नंबर पर वापस अपवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्डर पूछते हैं कि कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी बात होती है, तो आप बाद में होती है, आपको ठीक से यहाँ पर ध्यान रखना है। और इंद्रधनुष जो है एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्रेक्षक के सकेंद्रीय अर्धचापों के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसे सेमी सर्कल के रूप में, ऐसे अर्धचाप के अंदर हमें अलग अलग 7 रंगों की पट्टियां दिखाई देती है, उससे ही हम इंद्रधनुष बोल रहे हैं। कैसे बनता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछली स्लाइड पर लिखा हुआ भी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो देखो बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वो अपवर्तन जो वायुमंडल की वजह से हो रहा है वो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। हम पहले से जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाती है तो प्रकाश किरण जो है वो क्या करेगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप माध्यम बदल दो तो प्रकाश के पथ में विचलन हो जाता है, और यही विचलन प्रकाश में तभी भी होता है जब वो स्पेस से हमारे धरती के वायुमंडल में आती है। अब हमारी धरती जो है कहीं से ज्यादा गर्म है, कहीं पर कम गर्म है, जिसके कारण जो हवा है वो सब जगह हवा का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, क्योंकि कहीं पर ठंडी हवा है, कहीं पर गर्म हवा है। उसके अलावा जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते जाते हैं उसी तरीके से जो हवा है उसका जो डेंसिटी है वो भी कम होता जाता है। मतलब जब आप पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाओगे, जब आप धरती से ऊपर की तरफ जाओगे तो ज्यादातर जो मोटी हवा की परत है वो पृथ्वी के पास वाले एरिया में होगी, और बाकी जो पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, भारी वायुमंडल, वहां पर हवा का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो पृथ्वी का जहां पर हवा का घनत्व ज्यादा है वहां पर भी कहीं पर ठंडी हवा मौजूद है, कहीं पर गर्म हवा मौजूद है, जिसकी वजह से सभी जगह जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग हो जाता है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर गर्म हवा मिलती है, कहीं पर ठंडी हवा मिलती है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर आने के कारण जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे हवा का जो घनत्व है वो कम होता जाएगा, जिसके कारण प्रकाश तरंगों या किरणों का अपवर्तन होने वाले परिवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कह देंगे। ऊंचाई में परिवर्तन के कारण वायु के तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी जो हवा है वो और ठंडी होती जाएगी, जिसके कारण अब ये जो हवा के तापमान में बदलाव आ रहा है ये भी अलग अलग बातों पर निर्भर करेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान भी कम होता जाता है। गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के मुकाबले में कम सघन होगी। मतलब अगर आप पृथ्वी के पास में हो तो यहाँ पर गर्म हवा है, और मतलब यहाँ पर वातावरण कैसा होगा, विरल होगा, और ऊपर जाओगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां का जो
आपका उस जगह का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा वहां पर। तो तापमान में अंतर आने के कारण अपवर्तनाक माध्यम, तापमान में अंतर आने के कारण अपवर्तनाक माध्यम की अस्थिरता के कारण गर्म वायु से होकर देखने पर, गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की अभिसारी स्थिति परिवर्तित हो जाती है तथा वस्तु हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए क्या होता है, जब हम नीचे से देखते हैं तो हमारे आसपास तो गर्म हवा है और ऊपर ठंडी हवा है, तो जब भी हम नीचे से ऊपर चीजों को तो देखते हैं तो वो हमें हिलती हुई प्रतीत होती है। अब एग्जैक्टली हमें हिलती हुई तो प्रतीत नहीं होती है, लेकिन हम क्या इसको जैसे बहुत ज्यादा कहीं पर अगर जैसे रेगिस्तान में आप जाओ तो वहां पर बहुत तेज धूप पड़ती है, तो वहां पर आपको मिट्टी के ऊपर का इलाका ऐसे हिलता हुआ ही नजर आता है, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही होता है। ये चीज आपने जलती हुई आग में भी देख ली है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी स्टार से कोई प्रकाश किरण आती है तो वायुमंडल में मौजूद हवा की विभिन्न लेयरों का, हवा में मौजूद हवा में, वायुमंडल में मौजूद हवा की विभिन्न सतहों का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होने के कारण उस प्रकाश किरण का बार बार अपवर्तनांक होता है, तथा वो ऑब्जर्वर की, जो हम हैं वो ऑब्जर्वर हो गए, तो ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचने से पहले जो आपकी प्रकाश किरण है वो बहुत ज्यादा अपवर्तित हो जाती है। इसी अपवर्तन के कारण हमें वायुमंडल में कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। रात में जब रात में तारे जगमगाते हैं क्योंकि उनके प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तित होता रहता है। जब सितारों की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब यह हवा के अलग अलग ऑप्टिकल, मतलब प्रकाशिक घनत्व के कारण अपवर्तित हो जाती है। मान लो 1 सेकंड में जब लाइट आ रही है तो उसका उसका अपवर्तन हो गया है, दोबारा जब लाइट आएगी तो उसका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपवर्तन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हवा जो है वो स्थिर तो रहती नहीं है, चलती रहती है, बहती रहती है। तो यहाँ पर बहती हुई हवा के कारण जो प्रकाश किरण आ रही है ना, उसका अपवर्तन तो हो रहा है, लेकिन बहती हुई हवा के कारण वो जो अपवर्तन है वो और भी ज्यादा लेयर्स में होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हवा मूव करने लगेगी, जिसके कारण आपको जो तारा है, जो प्रकाश किरण है, उसका अपवर्तन भी ज्यादा होने लगेगा, अलग अलग रस्तों की वजह से होने लगेगा, क्योंकि हवा भी चल रही है। तब ये हवा के अलग अलग ऑप्टिकल के घनत्व के कारण अपवर्तित हो जाती है। इसीलिए तारे एक पल में उज्जवल और एक पल में मंद दिखाई देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब प्रकाश किरण तारे से आ रही है तो उसका अपवर्तन तो हो रहा है, ये तो हमने मान लिया। अब हवा बह रही है जिसके कारण प्रकाश, आती हुई प्रकाश किरण का अपवर्तन जो है बार बार होता है। हो सकता है कि एक पल में जो प्रकाश किरण पिछले सेकंड आई थी वो आपके विरल माध्यम से होती हुई आ रही हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, हर जगह की चीज अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि वो विरल माध्यम से आ रही हो, जब आ रही हो तब वातावरण जो है वो थोड़ा विरल हो, तो आपको पहले क्षण में आती हुई जो प्रकाश किरण है वो उज्जवल दिखेगी। लेकिन दूसरे ही क्षण में जब प्रकाश किरण आ रही है तो हो सकता है कि प्रकाश का जो माध्यम है वो सघन हो गया हो, या फिर उस समय हवा बहने के कारण ठंडी हवा आ गई हो, या और ये जो सर्कुलेशन है हाई प्रेशर का लो प्रेशर का ये चलता ही रहता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि दूसरे क्षण जो प्रकाश किरण आ रही है वो हमें कैसी दिखाई देती है, मंद दिखाई देती है। तो एक पल में आने वाली प्रकाश किरण उज्जवल, दूसरे पल में आने वाली प्रकाश किरण मंद। इसी प्रकार जो तारे हैं हमें इसी कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि तारे जो हैं टिमटिमा रहे हैं। उसके अलावा तारे जो है हमें अपनी वास्तविक लंबाई से ऊंचे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब भी तारे से कोई प्रकाश आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल पर टकरा करके इस तरीके से बैंड हो जाता है ना, उसका विचलन हो जाता है, बैंड हो जाता है। और हमारी आंखों को क्या लगता है कि भाई ये जो बैंड हुआ हुआ प्रकाश है ना, तो हमारी आंख ये नहीं सोचती कि प्रकाश किरण बैंड होकर के आ रही है। हमारी आंखें, हमारा दिमाग इस चीज को ऐसे पीछे की तरफ इस तरीके से ट्रेस करता है, और हमें लगता है कि जो तारे हैं वो इस स्थिति पर, एक्चुअल पोजीशन पर ना होकर के हमें वो ऊंचे दिखाई देते हैं। वो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। फिर क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो भाई देखो, जो तारों से प्रकाश किरण आता है वो बहुत दूर है, इसकी वजह से उनका अपवर्तनांक, उनका बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, अपवर्तन भी हो जाता है। लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रह हमारे ज्यादा पास हैं। और दूसरी चीज ये है
कि जब भी प्रकाश किरण ग्रह से आती है तो ग्रह जो है बहुत सारे बिंदु स्रोतों होते हैं। ग्रह क्या है? बहुत सारे बिंदुओं का एक कलेक्शन है। तो मान लो कि ये जो ग्रह है हमारे बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन है। एक सेकंड, वो तो पृथ्वी है ना, हम तो पृथ्वी पे खड़े हैं। तो जो हमारे ग्रह है बहुत सारे बिंदुओं का ये कलेक्शन है। तो हो सकता है कि एक पल में इस बिंदु से जो लाइट आ रही है वो उज्जवल आ रही हो, दूसरे बिंदु से जो लाइट आ रही है वो मंद आती हो। तो बहुत सारे पॉइंट से जब लाइट आती है, बहुत सारे बिंदुओं से जब लाइट आती है, तो कुछ प्रकाश किरणें तो उज्जवल आती है और कुछ प्रकाश किरणें मंद आती है, जिसके कारण उज्जवल प्रकाश किरणें मंद प्रकाश किरणों के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है और हमें जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए परिवर्तित प्रतीत नहीं होते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अब वायुमंडलीय अपवर्तना के कारण ही जो हमारा सूर्य अस्त है वो 2 मिनट पहले हो जाता है और जो सूर्य अस्त है वो 2 मिनट बाद होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये हमारी अर्थ है और इसका होराइजन है। होराइजन मतलब क्षितिज, जिसके आगे हम नहीं देख सकते हैं, हमें क्षितिज तक ही दिखाई देता है। उसके बाद में जब हमारा सूरज एक्चुअल में क्षितिज के नीचे होता है तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, सूर्य से जो प्रकाश किरणें वो इस तरीके से आती है और इस तरीके से आने के बाद में ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है और इस तरह से पृथ्वी की तरफ आ जाती है। अब हमारे दिमाग को क्या लगता है, जब हम यहाँ पर इन प्रकाश किरणों को देखते हैं तो हमें लगता है कि पीछे से कहीं पर आ रही है और इस समय जो सूर्य है उसको जो उसकी पोजीशन है, उसका जो प्रतिबिंब है हमें क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में होता कहाँ है? वो नीचे होता है। तो इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा सूर्य उदय 2 मिनट पहले हो जाता है और इसी तरीके से जब आपका सूर्य जब नीचे होता है, होराइजन से नीचे होता है, क्षितिज से नीचे होता है, तो शाम के समय भी ऐसा ही होता है कि इससे जो प्रकाश किरणें वो इस तरीके से आती है और टकरा करके पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती है और हमें क्या लगता है कि प्रकाश किरण जो है पीछे इस पॉइंट से कहीं आ रही है। तो सूरज डूबने के बाद भी, सूर्य के अस्त होने के बाद भी वो हमें 2 मिनट तक क्षैतिज पर दिखाई देता है। इस कारण जो है हमारा जो सूर्योदय है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद होता है, तो हमारा दिन जो है टोटल 4 मिनट लंबा हो जाता है यहाँ पर। इसी परिघटना के कारण जो सूर्य उदय है तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो चक्रिका का चपटी भी प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? शाम के समय जो आपको सूर्य है वो चपटी डिस्क जैसा क्यों दिखाई देता है? तो एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारी अर्थ है इस तरीके से। अब यहां से जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है भाई, ये वाली दूरी तो कम है और ये वाली दूरी ज्यादा है, जिसके कारण जो अपवर्तन है वो अलग अलग एंगल से होता है और जिसके कारण जो इसका प्रतिबिंब है वो कुछ ऐसा चपटी डिस्क जैसा बनता है, क्योंकि जो दूरी है वो अलग अलग हो जाती है। सूर्य के दिखाई देने का समय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले होता है, इसे अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षितिज पर होता है और सूर्य के आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से क्षैतिज पर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। इसी विलंबित सूर्यास्त कहते हैं, डिलेड सनसेट। इसी परिघटना के कारण हमें जो सूर्य है उसकी चपटी चक्रिका दिखाई देती है, क्योंकि नीचे वाले से जब लाइट रे आती है तो वो क्या है, ज्यादा दूरी तय करके आती है और ऊपर वाले सूरज के जब ऊपर वाले हिस्से से लाइट रे आ रही है तो वो कम दूरी तय करती है। इसके बारे में हम आगे अभी और देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या मतलब है? देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का फैलना, लेकिन यहाँ पर अब आप बोलोगे कि मैम हमने विक्षेपण पढ़ा था, उसमें भी तो प्रकाश फैल रहा था। तो बच्चों, विक्षेपण और स्कैटरिंग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। विक्षेपण में तो क्या है, जो लाइट रे है, जो श्वेत प्रकाश किरण है, वो जब किसी दूसरे माध्यम में जाती है, वो जब प्रिज्म में जाती है, तो प्रिज्म में जाने के कारण उसके अंदर मौजूद 7 अलग अलग रंगों की जो चाल है वो बदल जाती है, जिसके कारण वो जो 7 रंग है अलग अलग कोण पर झुकते हैं और हमें दूसरे साइड से 7 रंगों के वर्ण में दिखाई देते हैं। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है, मान लो आपकी जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी चीजों के कण हैं, उसमें धूल के कण हैं, उसमें मिट्टी के कण हैं, उसमें फॉग है, धुआं है और बहुत सारे अणु भी मौजूद है। तो जब प्रकाश किरण आकर के इन कण से टकरा जाती है, तो टकराने के बाद में जो सूर्य के 7 रंग है वो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मान लो
ये जो कण है इसका जो साइज है, इस कण का जो साइज है उसका वेवलेंथ, मतलब हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश किरण का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। अब उस प्रकाश किरण का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, अगर वो प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य इस कण के व्यास के बराबर होगा, मतलब 7 रंगों की लाइट आ रही है ना, उन 7 रंगों की लाइट में से अगर मान लो जैसे बैंगनी रंग है ना, 7 रंगों की लाइट में से जो बैंगनी रंग आ रहा है वो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है इस कण के व्यास के बराबर ही है। तो ये कण क्या करेगा, सारी लाइट को तो अवशोषित कर लेगा, सिर्फ बैंगनी कलर की लाइट को बाहर फेंक देगा। तो स्कैटरिंग में क्या होता है, पहले तो लाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषण होता है, उसके बाद में कोई एक रंग की लाइट जो है वो बाहर फेंक दी जाती है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रंग की लाइट फेंकी जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी की सारी लाइट भी बाहर चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, जो भी प्रकाश किरण ये पार्टिकल जिस भी प्रकाश किरण को सभी दिशाओं में फैलाएगा, ये बात किस पर निर्भर करेगी, ये बात निर्भर करेगी पार्टिकल के साइज पर, कण के व्यास पर, और किस पर निर्भर करेगी, आपके लाइट के प्रकाश किरण के किसी एक रंग के तरंग दैर्ध्य पे। जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु में मौजूद विभिन्न गैसों के परमाणु और अणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे और फिर फेंक देंगे। जैसे बॉल आई, मैंने कैच करी फिर फेंक दी, तो ऐसे ही पार्टिकल क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, फिर वापस उनको उत्सर्जित कर देता है। हमारा वायुमंडल धूल कणों से भरा है, जो वायुमंडल में घुलते नहीं है बल्कि निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे कोलाइडल विलयन के बारे में हमने पढ़ा है ना, मिट्टी जो है वो पानी में घुलती नहीं है, वो पानी के अंदर निलंबित रहती है। उसी तरीके से जो धूल और कण है वो भी वायुमंडल में घुलते नहीं है, उसमें निलंबित रहते हैं। इनमें कुछ धूल कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तथा कुछ धूल कण बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इन धूल कणों से टकराकर प्रकाश टकराने के कारण सूर्य की किरण आसमान असमान तरह से परावर्तित होती है, जिससे सूर्य की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब क्या है, सूर्य के प्रकाश किरण क्या करेगी, इन कणों से, इन धूल के कणों से या फिर वायुमंडल में मौजूद अणुओं परमाणुओं से टकराएगी और टकराने के बाद में असमान तरीके से सब जगह फैल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कह रहे हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तरह तरह के अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाओं देखने को मिलते हैं। अब जब ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, तो हमें अलग अलग परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे आकाश का नीला होना, है ना। कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिल रही है हमें, जैसे कि आकाश का नीला होना। एक सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। कैसी कैसी परिघटनाएं, आश्चर्यजनक परिघटनाएं कौन सी है हमारी, जैसे कि आसमान का नीला होना, आसमान का नीला होना और गहरे रंग के समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, मतलब जब सूरज डूबता है तथा जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य का जो रंग है वो हमें लाल दिखाई देता है। तो वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सारी चीजें हमें क्यों देखने को मिलती है, अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम टिंडल प्रभाव देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है, बुक में टॉपिक दे रखा है। तो प्रकाश के किरण पुंज का वायुमंडल में विलंबित सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर उसके पथ दृश्य होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस चीज को आपने अपने घरों में भी देखा होगा। टिंडल प्रभाव के घर आपने अपने घरों में कैसे देखा है कि जब भी किसी अंधेरे कमरे में खिड़की से रोशनी आती है तो वो रोशनी क्या करती है, धूल के कणों से टकराती है, और धूल के कणों से टकराने के कारण हमें ये दिखाई देने लगता है कि जो प्रकाश का मार्ग है वो विजिबल हो जाता है, प्रकाश किस रास्ते से आ रहा है वो दृश्य हमें दिखने लग जाता है। उसी चीज को हम यहाँ पर टिंडल प्रभाव कहते हैं।
तो पृथ्वी के वायुमंडल में भी छोटे कण है तथा धुएं के कण है, जल की छोटी छोटी बूंदे हैं, धूल के कण है, वायु के अणु है, ये इन सब का विषमांगी मिश्रण है। जब प्रकाश की किरण के पुंज वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कोणों से टकराती है तो हमें उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे टिंडल प्रभाव कहां कहां देखे हैं, किसी खिड़की या किवाड़ की दरार से प्रकाश का पुंज आती रहती है तो उसका पथ वातावरण में निलंबित कोलाइडी कणों से प्रकाश की किरण के टकराने के कारण दृश्य हो जाता है। मतलब यहाँ से प्रकाश किरण आ रही थी तो पहले प्रकाश किरण हमें दिख नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण इन कणों से टकराती है तो उस प्रकाश किरण के आने का मार्ग भी हमें देखने मिलता है। इसी तरीके से जब किसी घने जंगल में पेड़ की पत्तियों से प्रकाश का पुंज नीचे आता रहता है तो वातावरण में वर्तमान निलंबित सूक्ष्म कण, जो सस्पेंडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देते हैं। मतलब लाइट किरण आ रही है, छोटे पार्टिकल से लाइट टकरा करके वापस चली जाएगी, जिसके कारण होने के कारण प्रकाश पुंज का पथ जो है वो हमें दिखने लगता है, दृश्य होने लगता है। और जो प्रकाश पुंज का पथ है वो दृश्य होने के कारण हम उसे टिंडल प्रभाव कह देते हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास के वायुमंडल में या फिर हमारे आसपास के वातावरण में हमें टिंडल प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं। उसी तरीके से देखो, जब भी सूर्य से लाइट आ रही है, देखो प्रकीर्णन का नियम क्या है, बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता घटना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानु होती है। मतलब कोई प्रकाश किरण कितना फैलेगी वो किसके व्युत्क्रमानु होगी, प्रकाश किरण के तरंग दैर्ध्य के चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब कण स्कैटर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे व्यास का होता है, यहां पर होगा क्या, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश किरण आएगी, कण से टकराएगी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें आपके सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन फिर भी समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सूर्य से प्रकाश किरण आएगी, स्कैटरिंग में क्या करेगा, ये पार्टिकल इसको स्कैटर कर लेगा। अब ये पार्टिकल उसी रंग की प्रकाश किरण को बाहर फेंकेगा इन 7 रंगों में से जिस प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य इस कण के व्यास के बराबर होगा। ये पार्टिकल बाहर उसी किरण को उत्सर्जित करता है। देखो इस तरीके से जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वो, देखो एक्चुअली में होता है क्या, मैंने आपको बताया कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें से सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल रंग का है, और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका है, बैंगनी रंग का है। तो हमारे वातावरण में अधिकतर जो छोटे छोटे प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश की बूंदे ज्यादा मौजूद है ना, सॉरी सूक्ष्म कण जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, स्मॉल पार्टिकल्स काफी ज्यादा मौजूद है। तो अधिकतर क्या होता है, और जो सूर्य की प्रकाश किरण है उसमें से बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो भी छोटा है। तो अधिकतर वातावरण में मौजूद जो छोटे कण हैं वो सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को, मतलब पूरी श्वेत प्रकाश किरण को एब्जॉर्ब करेंगे, और उनका साइज छोटा होने के कारण वो सूर्य के प्रकाश में मौजूद उस प्रकाश किरण जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उससे उत्सर्जित कर देते हैं। मतलब वो बैंगनी और नीले रंग की प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में उसी को वापस उत्सर्जित कर देते हैं। अब जो रंग सबसे ज्यादा उत्सर्जित किया जाएगा वही आपको नजर आएगा। तो जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा उत्सर्जित होता है, जिसके कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। कणों के आकार में प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल या किसी माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा जो सूक्ष्म कण होंगे, बहुत सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश को, जिनकी आवृत्ति काफी छोटी होती है, तरंग दैर्ध्य से भी आप रिलेट कर सकते हो कि अधिक मात्रा में परिवर्तित करते हैं, जबकि वायुमंडल में निलंबित थोड़े बड़े कण जिनकी आवर्ती तथा तरंग की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, नारंगी तथा लाल रंग को अधिक मात्रा में परिवर्तित करते हैं। और वायुमंडल में निलंबित कणों का आकार अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इस स्थिति में जो परावर्तित किरणें हैं वो हमें श्वेत नजर आती है। देखो बहुत ज्यादा, अधिक छोटे कण, 3 तरीके के कण हैं, अधिक छोटे कण, फिर बड़े कण,
बड़े कण और अधिक बड़े कण। तो यहां पर छोटे कण क्या करेंगे, छोटे कण, छोटे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ना, आप कम तरंग दैर्ध्य यूज करोगे। छोटे लैम्डा वाली प्रकाश किरण का क्या करते हैं, प्रकीर्णन। मतलब छोटे कण किसका करेंगे, नीले तथा बैंगनी रंग का। थोड़े अधिक बड़े कण क्या करेंगे, थोड़े अधिक बड़े कण जो है वो थोड़े अधिक बड़े रंग की लाइट को फैलाएंगे। मतलब थोड़े बड़े कण जो है वो लाल और नारंगी रंग की प्रकाश किरण को फैलाएंगे। और जो अधिक बड़े कण हैं वो क्या करते हैं, सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी मतलब बड़े कण क्या करेंगे, सारे रंग की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश किरण से 7 रंग आएंगे, 7 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्योंकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो ये सारे रंग की लाइट को वापस बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण ये बिखरने उत्सर्जित होने के बाद में वापस सारी की सारी प्रकाश किरणें मिक्स हो जाती है और हमें वापस सफेद ही नजर आती है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है भाई, वायुमंडल में वर्तमान वायु के कण तथा अन्य सूक्ष्म कणों के आकार काफी छोटे होते हैं। ये कण दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की ओर कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। छोटे कण मतलब छोटे तरंग दैर्ध्य वाले लाइट को फैलाएंगे। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश कण की अपेक्षा में 1.8 गुनी है। मतलब अगर आप नीले रंग की प्रकाश किरण को कंपेयर करोगे और लाल रंग की प्रकाश किरण को कंपेयर करोगे ना, तो लाल रंग का प्रकाश किरण इसका 1.8 गुना ज्यादा है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को ज्यादा परिवर्तित करते हैं, ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें जो वायुमंडल है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर हमारे पास में वायुमंडल मौजूद नहीं होता, हमारे आसपास में पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मौजूद नहीं होता, तो हमें प्रकीर्णन होता ही नहीं और हमें जो आकाश है उसका रंग फिर सिर्फ काला ही दिखाई देता। हमें